गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड से पाठ संस्कृति है क्या। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले का समरिया घाट इनके जन्मस्थली है। उन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावाद कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल, सिंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनके कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जबकि कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों के में 74वां स्थान दिया गया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। संस्कृति है क्या। संस्कृति ऐसी चीज़ है जिसे लक्षणों से तो हम नहीं जान सकते हैं, किंतु उसकी परिभाषा संस्कृति ऐसी चीज़ है जिनको हम लोग लक्षणों से जान सकते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा नहीं दे सकते हैं। कुछ अंशों में वह सभ्यता से भिन्न गुण है। अंग्रेजी में कहावत है कि सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है, संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है, मतलब हमारे अंदर है। मोटर, महल, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक और अच्छा भोजन, यह तथा इनके समान सारी अन्य स्थूल वस्तुएं संस्कृति नहीं, सभ्यता के समान है। मगर पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति की चीज़ है। इसी प्रकार मोटर बनाने और उसका उपयोग करने, महलों के निर्माण में रुचि का परिचय देने और सड़कों तथा हवाई जहाज़ों की रचना में ज्ञान लगता है, उससे अर्जित करने में संस्कृति अपने को व्यक्त करती है। यह सुसभ्य आदमी सुसंस्कृति ही होते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा हो सकता है, मतलब अच्छे ढंग से बातचीत नहीं करना, अच्छा से व्यवहार नहीं करना। तो जो अच्छा पहने वह सभ्य है, यह जरूरी नहीं है। और यह भी नहीं हो सकता है कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य होता है, क्योंकि सभ्यता ही पहचान, सुख सुविधा और ठाट बाट नहीं है, ठाट बाट है। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़े गले झोपड़े में रहते हैं, जिनके पास काफ़ी कपड़े भी नहीं होते और ना कपड़े पहनने के अच्छे ढंग हैं, उन्हें मालूम होता है, लेकिन फिर भी उनमें विनय और सदाचार होता है। वे दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों का दुख दूर करने के लिए खुद मुसीबत उठाने को भी तैयार हो जाते हैं। छोटा नागपुर की आदिवासी जनता पूर्ण रूप से सभ्य तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि सभ्यता के बड़े बड़े उपकरण उनके पास नहीं, लेकिन दया, माया, सच्चाई और सदाचार उसमें कम नहीं। तो उसे सुसंस्कृत समझने में कोई उर्ज नहीं होना चाहिए। प्राचीन भारत में ऋषिगण जंगलों में रहते थे। जंगलों में वे कोठे और महल बनाकर नहीं रहते थे। फूस की झोपड़ी में वास करना, जंगलों के जीवों से दोस्ती और प्यार करना, किसी भी मोटे काम को अपने हाथ में से करने में हिचकिचाहट नहीं दिखना, पत्तों में खाना, मिट्टी के बर्तन में रसोई पकाना, यही उनकी ज़िंदगी थी। और ये लक्षण आज की यूरोपीय परिभाषा के अनुसार सभ्यता के लक्षण नहीं माने जाते। फिर भी वे ऋषिगण सुसंस्कृत ही नहीं थे, बल्कि वे जाति की संस्कृति का निर्माण करते थे। मतलब वो लोग अच्छे संस्कृति के ही नहीं, बल्कि
जाति की संस्कृति का भी निर्माण करते थे। भले ही वे सभ्यता के लक्षण में नहीं गिने जाते थे, उनका रहन सहन, जीवन यापन यह सभ्यता के लक्षण में ना हो, लेकिन वह सुसंस्कृत थे। सभ्यता और संस्कृति में यह मौलिक भेद है जिसे समझे बिना हमें कहीं कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, मगर वह कठिनाई कहीं कहीं ही आती है। साधारण नियम यही है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकतर एक साथ होती है और दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब हम कोई घर बनाने निकलते हैं तब स्थूल रूप से यह सभ्यता का कार्य होता है, मगर हम घर का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं इसका निर्णय हमारी सांस्कृतिक रुचि करती है, और संस्कृति के प्रेरणा से हम जैसा घर बनाते हैं वह फिर हमारी सभ्यता का अंग बन जाता है। इस प्रकार सभ्यता के संस्कृति पर और संस्कृति की सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव का क्रम निरंतर चलता ही रहता है। यही एक यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि संस्कृति और प्रकृति में भी भेद है। गुस्सा करना मनुष्य की प्रकृति है, लोभ में पड़ना उसका स्वभाव है। ईर्ष्या, मोह, राग, द्वेष, काम वासना ये सब के सब प्रकृतिदत्त गुण हैं, मगर प्रकृति के ये गुण अगर बेरोक छोड़ दिए जाए तो आदमी और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाता। गुस्सा में किसी को मार देना, तो अगर हम लोग अपने गुस्से को दबाएं नहीं, उसको अपने वश में नहीं करें, तो आदमी और जानवर में किसी तरह का भेद नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यह सब प्रकृति गुण है, लेकिन इसको हम लोग अपने वश में रखते हैं। इसलिए मनुष्य प्रकृति के आवेगों पर रोक लगाता है और कोशिश करता है कि वह गुस्से के वश में नहीं, बल्कि गुस्सा ही उसके वश में रहे। वह लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और काम वासना का गुलाम नहीं, बल्कि यह दुर्गुण ही उसके गुलाम रहे। और इन दुर्गुणों पर आदमी जितना विजयी होता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। निष्कर्ष यह है कि संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा महीन चीज होती है। यह सभ्यता के भीतर उसी तरह व्याप्त रहती है जैसे दूध में मक्खन या फूलों में सुगंध, और सभ्यता की अपेक्षा यह टिकाऊ भी अधिक है, क्योंकि सभ्यता की सामग्रियां टूट फूट कर विनष्ट हो जाती हैं, लेकिन संस्कृति का विनाश उतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। एक बात और है कि सभ्यता के उपकरण जल्दी से बटोरे जा सकते हैं, मगर उसके उपयोग के लिए उपयुक्त संस्कृति चाहिए, वह तुरंत नहीं आ सकती। जो आदमी अचानक धनी हो जाता है वह या फिर किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, उसे चिढ़ाने के लिए अंग्रेजी के एक शब्द अपस्टार्ट है। अपस्टार्ट से लोग बुरा समझते हैं, इसलिए बुरा नहीं समझते कि अचानक धनी हो जाना या एक ब एक ऊंचे पद पर पहुंच जाना कोई बुरी बात है, बल्कि इसलिए कि धनियों तथा ऊंचे ओहदे वालों की जो संस्कृति है वह तुरंत सीखी नहीं जा सकती। इसलिए ऊंचे ओहदे पर पहुंचा हुआ व्यक्ति यदि पहले से अधिक विनयशील न हो जाए तो वह चिढ़ाने लायक हो जाता है। संस्कृति ऐसी चीज नहीं जिसकी रचना 10, 20 या 150 वर्षों में की जा सकती है। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग जिस तरह खाते पीते, रहते सहते, पढ़ते लिखते, सोचते समझते और राजकाज चलाते अथवा धर्म कर्म करते, उन सभी कार्यों से उनकी संस्कृति उत्पन्न होती है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है। यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने, पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने, रोने हंसने में भी हमारी संस्कृति की पहचान होती है। यद्यपि हमारा कोई भी एक काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता। असल में संस्कृति जिंदगी का एक तरीका है, और यह तरीका सदियों से जमा होकर एक समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। इसीलिए जिस समाज में हम पैदा हुए अथवा जिस समाज से मिलकर हम जी रहे हैं उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है। यद्यपि अपने जीवन में हम जो संस्कार जमा करते हैं वह भी हमारी संस्कृति का अंग बन जाती है, और मरने के बाद हम अन्य वस्तुओं के साथ अपनी संस्कृति को
विरासत भी अपने संतानों के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए संस्कृति वह चीज़ मानी जाती है जो हमारे जीवन को व्यापे हुए है तथा जिसकी रचना और विकास में अनेक सदियों के अनुभवों का हाथ है। आदिकाल से हमारे लिए जो काव्य और दर्शन रचते आए हैं, चित्र और मूर्ति बनाते आए हैं, वह हमारी संस्कृति के रचयिता हैं। आदिकाल से हम जिस जिस रूप में शासन चलाते आए हैं, पूजा करते हैं, मंदिर और मकान बनाते हैं, नाटक और अभिनय करते हैं, बर्तन और घरों के दूसरे सामान बनाते हैं, कपड़े और जेवर पहनते हैं, शादी और श्राद्ध कराते हैं, त्यौहार मनाते आए हैं, अथवा परिवार, पड़ोसी, संसार से दोस्ती और दुश्मनी का जो भी सुलूक करते आए हैं, वह सब के सब हमारे संस्कृति का ही अंश है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। ठीक है, संस्कृति देने और लेने से बढ़ती है। जब भी दो देश वाणिज्य, व्यापार तथा शत्रुता या मित्रता के कारण आपस में मिलते हैं तो उनकी संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे दो व्यक्तियों की संगति का प्रभाव दोनों पर पड़ता है, दो मित्रों के संगति का प्रभाव पड़ता है ना, वैसे ही दो देशों के भी संस्कृति का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। संसार में शायद ही ऐसा कोई देश है जो यह दावा कर सके कि उस पर किसी अन्य देश की संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार कोई जाति भी ये नहीं कह सकती कि उस पर किसी दूसरी जाति का प्रभाव नहीं पड़ा। जो जाति केवल देना ही जानती है, लेना कुछ नहीं, उसकी संस्कृति का एक न एक दिन दिवाला निकल जाता है, मतलब वो खत्म हो जाती है। इसके विपरीत जिस जलाशय के पानी लाने वाले दरवाजे खुले रहते हैं, उसकी संस्कृति कभी नहीं सूखती, मतलब जो देता है उसकी संस्कृति हमेशा बढ़ती है, उसे सदा ही स्वच्छ जल लहराता रहता है और कमल के फूल खिलते हैं। कूपमंडूकता और दुनिया से रूठकर अलग बैठने का भाव संस्कृति को ले डूबता है कि हम किसी से कुछ नहीं सीखेंगे। तो ऐसे जो लोग करते हैं उनकी संस्कृति डूब जाती है। अक्सर देखा जाता है कि जब हम एक भाषा में किसी अद्भुत कला को विकसित करते देखते हैं तो तब तुरंत पास पड़ोस या संपर्क वाली दूसरी भाषा में हम उसके उत्सव को खोज करने लगते हैं। पहले एक भाषा में शैली और कीटस पैदा होते हैं, तब दूसरी भाषा में रविंद्र उत्पन्न होते हैं। पहले एक देश में बुद्ध होते हैं, तब दूसरे देश में ईसा मसीह का जन्म होता है। अगर मुसलमान इस देश में नहीं आए होते तो उर्दू भाषा का जन्म नहीं होता और न मुगल कलम की चित्रकारी यहाँ पैदा होती। अगर यूरोप से भारत का संपर्क नहीं होता तो भारत की विचारधारा पर विज्ञान का प्रभाव देर से पड़ता और राममोहन राय, दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और गांधी में से कोई भी सुधारक उस समय जन्म नहीं लेता, क्योंकि जरूरत नहीं थी। जिस समय उनका जन्म हुआ। जब भी दो जातियां मिलती हैं, उनके संपर्क या संघर्ष में जिंदगी की एक नई धारा फूट निकलती है, जिसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है। आदान प्रदान की प्रक्रिया संस्कृति की जान है और इसी के सहारे वह अपने को जिंदा रखती है। केवल चित्र, कविता, मूर्ति, मकान और पोशाक पर ही नहीं, संस्कृति संपर्क का प्रभाव दर्शन और विचार पर भी पड़ता है। एक देश में जो दार्शनिक और महात्मा उत्पन्न होते हैं, उनकी आवाज़ दूसरे देश में भी मिलते जुलते दार्शनिक और महात्माओं को जन्म देती है। एक देश में जो धर्म खड़ा होता है, वह दूसरे देश के धर्मों को भी बहुत कुछ बदल देता है। यही नहीं बल्कि प्राचीन जगत में तो बहुत से ऐसे देवी देवता भी मिलते हैं जो कई जातियों के संस्कारों से निकलकर एक जगह जमा होते हैं। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरे जाति का रिवाज बन जाता है। एक देश की आदत दूसरे देश की आदत में समा जाती है। अतः सांस्कृतिक दृष्टि से वह देश और जाति अधिक शक्तिशाली और महान समझी जानी चाहिए, जिसने विश्व के अधिक से अधिक देशों, अधिक से अधिक जातियों और की संस्कृतियों को अपने भीतर लिया है, जज्ब किया है।
उन्हें पचा करके बड़े से बड़े समन्वय को उत्पन्न किया है। भारत देश और भारतीय जाति इस दृष्टि से संसार के सबसे महान है, क्योंकि यहाँ के सामाजिक संस्कृति में अधिक से अधिक जातियों की संस्कृतियाँ पची हुई हैं। तो यहाँ कोई आता है तो उसे यहाँ अन्य अन्य धर्मों को, अन्य अन्य जातियों को मानने वाले लोग मिलते हैं जो एक ही संस्कृति में रचे बसे हुए हैं। हर जाति के संस्कृति को यहाँ उतना ही महत्व दिया जाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि संस्कृति क्या है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।